हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट किए थे और यूनिट 2 में हम लोग प्रोडक्शन फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ाई कर रहे थे और उसी यूनिट के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ गुड फोरकास्टिंग। मतलब फोरकास्टिंग के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट तत्व होता है, कौन कौन सा रिक्वायरमेंट होता है, किस बात पर हमको ज्यादा ध्यान देना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड फोरकास्टिंग, मतलब फोरकास्टिंग का उद्देश्य क्या है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी रोल ऑफ फोरकास्टिंग इन सप्लाई चेन, मतलब हम कौन कौन सा रणनीति बनाएंगे जिससे कि हम लोग सप्लाई चेन में भविष्यवाणी कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ गुड फोरकास्टिंग, मतलब वो छोटा छोटा कौन सा बात है जिसको ध्यान देके हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला याद रखना है कि जो फोरकास्टिंग आप कर रहे हैं, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो एक्यूरेट होना चाहिए। और उसका एक्यूरेसी तभी आपसे पता चलेगा जब आप किसी ना किसी मेथड के मदद से उसका फोरकास्टिंग करेंगे। मतलब कि पिछले साल कोई कंपनी कितना प्रोडक्ट बनाई है, कितना सेल आउट की है, इस साल कितना बना रही है, कितना सेल आउट की है, और फ्यूचर में वो कितना बनाएगी और कितना सेल आउट करेगा। इसके लिए एक आपको क्या करना होगा, मैथमेटिकल अप्रोच करना होगा, टेक्नोलॉजिकल तरीका से आपको इसका फोरकास्टिंग करना होगा, तभी उसका एक्यूरेसी आने का चांसेस ज्यादा है। मतलब पूरा डेटा को आपको अच्छे से एनालिसिस करना है और उसके आधार पर ही आप कोई निर्णय ले सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य होता है कि जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम सटीक होना चाहिए। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आज बारिश होगा और पता चला कि बारिश ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका फोरकास्टिंग बहुत ही खराब है। इसका मतलब आप बिना डेटा को एनालिसिस किए हुए आप अनुमान लगा के ऐसा बोल दिए। तो उसी तरह बता रहे हैं कि मेन जो तत्व होना चाहिए, मेन जो एलिमेंट होना चाहिए फोरकास्टिंग का, वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं कि फ्यूचर में हमको इतना प्रोडक्ट बनना है और फ्यूचर में हम इतना प्रोडक्ट बना के बेच देंगे, तो उसका एक्यूरेसी होना चाहिए। इसलिए बोल रहा है कि द फोरकास्ट शुड बी एक्यूरेट एंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी शुड बी नोन। और अच्छा, ये भी हमको पता होना चाहिए कि जो मेरा फोरकास्टिंग हम कर रहे हैं वो 80% सही हो सकता है, 90% सही हो सकता है। क्योंकि अगर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं तो 80-90 से आपको कम नहीं करना है। अगर आप 40-45 कर रहे हैं तो वो फोरकास्टिंग के अंदर नहीं आता है। भविष्यवाणी एकदम होना चाहिए सटीक। जैसे आप एग्जाम दिए हैं तो आप भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हमको इतना नंबर आएगा, तो वो नंबर किसी ना किसी बेसिस पर आप लेके आ रहे हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आप उतना क्वेश्चन बनाए हैं, सब्जेक्टिव आप उतना बनाए, तो उसके आधार पर आप भी क्या करते हैं, अपने मार्क्स को भविष्यवाणी करते हैं कि हम कम से कम इतना नंबर तो जरूरी लेके आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि सबसे पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, तो एक्यूरेट होना चाहिए और उसका एक्यूरेसी भी हमको पता होना चाहिए। दूसरा है द फोरकास्ट शुड बी टाइमली। अच्छा, ये भी याद रखना है कि जो फोरकास्टिंग आप कर रहे हैं ना, वो टाइमली होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट हमको फ्यूचर में बनाना है तो हम कितने महीना पहले ही उसका फोरकास्टिंग कर देंगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको बहुत सारा प्रक्रिया करना पड़ेगा। मतलब रॉ मटेरियल मंगाना है, या उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी सप्लायर से बात करेंगे, उसको वहां से हम मंगाएंगे, तो ये सब करने में समय लग जाता है। यही चीज बता रहा है कि जो आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। मतलब जब जरूरत है तभी। अब ऐसा नहीं कि हमको प्रोडक्ट आज चाहिए और हम फोरकास्टिंग रात में कर रहे हैं। मतलब वो फोरकास्टिंग 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 6 महीना पहले, या इवन 1 साल पहले तक का आपको कर लेना है। दूसरा है द फोरकास्ट शुड बी रिलायबल। अच्छा, आप जो भविष्यवाणी कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो भरोसेमंद होना चाहिए। आप भविष्यवाणी कर दिए हैं कि 2000 प्रोडक्ट मेरा जो है वो बिक जाएगा और पता चला वो प्रोडक्ट आपका नहीं बिक रहा है। जैसे कोई कंपनी भविष्यवाणी किया है कि नेक्स्ट 2023 में हम इस मॉडल का कार जो है वो 10,000 तक बेच देंगे, तो उसी हिसाब से वो क्या किया, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग किया। मतलब वो भी एनालिसिस किया होगा, वो भी डेटा एनालिसिस किया होगा, बहुत सारा रिसर्च करके बताया कि 5,000 कार को हम लोग सेल आउट कर देंगे। पर जो भविष्यवाणी किया वो एक्यूरेट नहीं हुआ। 2,000 कार ही आपका सेल आउट हुआ 2023 में, और 3,000 वो कार जो है उसका जो मॉडल है वो आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको काफी खर्च करना पड़ा, मटेरियल का खर्च करना पड़ा, लेबर का खर्च करना पड़ा, मशीन का, मतलब एक तरह से आपका बहुत बड़ा कैपिटल उसमें फंस जाएगा। तो उससे कोई कंपनी दिवालिया घोषित भी हो सकता है। इसलिए बोल रहा है कि जो फोरकास्टिंग कर रहे हैं
वो कितना सटीक है, कितना भरोसेमंद है, ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, द फोरकास्टिंग शुड बी रिलायबल, मतलब भरोसेमंद होना चाहिए। चौथा क्या कर रहा है, द फोरकास्ट शुड बी एक्सप्रेस इन मीनिंगफुल यूनिट, मतलब जो फोरकास्टिंग आप कर रहे हैं वो एक यूजफुल या हम कह सकते हैं कि मीनिंगफुल यूनिट में होना चाहिए। जैसे फोरकास्टिंग आप कर रहे हैं कि इस बार जो कंपनी है वो 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी, तो देखिए ये फोरकास्टिंग आप किसके आधार पर कर रहे हैं, सेल के आधार पर कर रहे हैं, प्रॉफिट के आधार पर कर रहे हैं। इसका मतलब आप अपने रुपीस के हिसाब पे आप बता रहे हैं कि फोरकास्टिंग में हमको 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा। दूसरा है यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब हम कितने संख्या में बना सकते हैं। जैसे यहां पर आप क्या कह रहे हैं, 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, 100 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, 100 करोड़ का, तो ये उसके आधार पर हो सकता है। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है हम 1 लाख प्रोडक्ट को बना दें, 1 लाख प्रोडक्ट को बना दें, तो वो यूनिट ऑफ प्रोडक्ट हो गया। कितने संख्या में मशीन को हम परचेस करें या कितना संख्या हमको मशीन का जरूरत पड़ेगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कितना स्किल पर्सन का जरूरत होगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो फिर क्या बता रहा है कि द फोरकास्ट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन मीनिंगफुल यूनिट, जो फोरकास्टिंग आप कर रहे हैं उसका एक फिक्स मीनिंग होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो फोरकास्टिंग किसी प्रोडक्ट या किसी इंडस्ट्रीज को सोच के कर रहे हैं वो या तो पैसा के रूप में होना चाहिए कि ये 100 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे नेक्स्ट ईयर, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट के रूप में देखा जा रहा है कि 1 लाख प्रोडक्ट बनाएगा, 1000 प्रोडक्ट बनाएगा, साथ ही साथ कितना मशीन का जरूरत होगा, कितना मशीन का हमको रिक्वायरमेंट चाहिए, कितने स्किल पर्सन का जरूरत होगा, तो इसके आधार पर। फिर कह रहा है द फोरकास्ट शुड बी इन द रिटन फॉर्म। अब जो भविष्यवाणी की मौखिक नहीं होना चाहिए, मतलब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप मान लीजिए मैनेजमेंट के पोस्ट पर है, अच्छे पोस्ट पर है, तो जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है ना, तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बोलता है कि आप फोरकास्टिंग कीजिए कि नेक्स्ट ईयर हम लोग कितना प्रोडक्शन करेंगे। तो वहां पर जो फोरकास्टिंग करता है कौन, मैनेजर, वो क्या करता है एक रिटन वर्क दिखाता है कि सर पिछले साल हम लोग इतना प्रोडक्ट बनाए थे, इतने सेल आउट किए थे, इस साल इतना बना रहे, उसका सेल आउट रेट ये है, तो हम सर नेक्स्ट ईयर इतना कर सकते हैं। उसको एक रिटन फॉर्म में, उसको एक आप कह सकते हैं कि फाइल के रूप में, एक सॉफ्टवेयर के रूप में बना के रखना पड़ता है। और क्या कह रहा है, द फोरकास्ट टेक्निक शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज। अब जब फोरकास्टिंग आप कर रहे हैं तो आपको पहले ही बताएं कि आप अपने अनुमान के आधार पर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा टेक्निक यूज होता है फोरकास्टिंग करने के लिए। मतलब बहुत सारा जो एक्सपर्ट है अलग अलग इंडस्ट्रीज को अध्ययन करने के बाद वो बहुत सारा टेक्निक दिए, तो एक स्पेशल टेक्निक होना चाहिए। अच्छा, वो टेक्निक भी ये याद रखना है, एक तो आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए और आप अच्छे से दूसरे को समझा सके, ये भी होना चाहिए। तो वही चीज बता रहा है कि द फोरकास्ट टेक्निक शुड बी सिंपल, सिंपल होना चाहिए टू अंडरस्टैंड एंड यूज, और उसका आप अच्छे तरीका से यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था एलिमेंट ऑफ गुड फोरकास्टिंग या रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फोरकास्टिंग। ये सब 4 नंबर में आपके क्वेश्चन में, मतलब आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बात एकदम क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन फोरकास्टिंग। मतलब आखिर हम प्रोडक्शन फोरकास्टिंग क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है। यहां ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि जो भी हम लोग उत्पादन कर रहे हैं उसका हम भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं, उसका क्या मेन उद्देश्य है। तो आप जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए काफी पैसा लगता है, और वो पैसा अगर आपका वो प्रोडक्ट अच्छे से सेल आउट नहीं हो रहा है और आपके स्टोर में, मतलब आपका जो भी स्टोरिंग करने, इन्वेंट्री करने का जहां भी जगह रखे, अगर उसको आप वहां पर उसको स्टोर कर रहे हैं तो वो समझिए कि एक तरह का आपका पैसा वहां पर फंसा हुआ है। इसलिए प्रोडक्शन फोरकास्टिंग में क्या क्या मेन उद्देश्य है इसका, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यहां पर क्या हो गया, उद्देश्य ऑफ किसका, प्रोडक्शन फोरकास्टिंग, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उत्पादन भविष्यवाणी। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो कह रहा है कि फोरकास्टिंग करने से फायदा क्या हुआ, तो इट मेक ए सुटेबल प्रोडक्शन पॉलिसीज। ये क्या करता है, एक सुटेबल प्रोडक्शन पॉलिसीज बना देता है कि इस मंथ के बाद आपको नेक्स्ट मंथ इतना बनाना है, इतने जब माल आपका समाप्त हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है। एक तरह का पॉलिसीज बना देता है, सो दैट द प्रॉब्लम ऑफ
अंडर प्रोडक्शन हो सकता है, जरूरत मतलब डिमांड आपका ज्यादा है और आपका जो प्रोडक्शन है वही कम है, तो पता चलेगा फिर कंपनी यहां लॉस में हो जाएगा। या ओवर प्रोडक्शन, अब जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट बना लिया और वो सेल आउट ही नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम, मतलब आप प्रोडक्शन फोरकास्टिंग क्यों करते हैं, उसका क्या मेन उद्देश्य है, तो यही बताना चाह रहा है कि इट मेक ए सुटेबल प्रोडक्शन पॉलिसीज। ये क्या करता है, एक अच्छा प्रोडक्शन पॉलिसीज बना लेता है कि हमको कितने मतलब कितने प्रोडक्ट के बाद फिर से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देना। जैसे आपके घर में आप मंथ का सामान ले आते हैं, एक मंथ का सामान आ जाता है, अब आप नोटिस करते हैं कि आपके घर में जब सामान पूरा समाप्त हो जाता है तब आप सामान नहीं मंगाते, आप 5 दिन पहले ही फिर से सारा सामान मंगा लेते हैं कि आपका जो है प्रोसेस, मतलब आपका जो काम है वो कंटिन्यूअस चलते रहे। कभी कभी इमरजेंसी ऐसा कुछ प्रोडक्ट होता है जो समाप्त होता है, तुरंत हम लोग मार्केट से लेके आ जाते हैं, पर जो बड़े बड़ी कंपनी होता है वो क्या करती है, वो वेट नहीं करती है, वो प्रोडक्ट देख रही है कि 5 दिन तक अब ये चलेगा, 5 दिन के बाद मेरा समाप्त हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को मंगा लेगी। या उसका प्रोडक्ट अगर 100 यूनिट बाहर निकल गया और अब मात्र 20 यूनिट बचा हुआ है तो वो तुरंत मैन्युफैक्चरिंग कर देगी। तो यही चीज इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्शन फोरकास्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इट मेक ए सुटेबल प्रोडक्शन पॉलिसीज। ये एक सुटेबल प्रोडक्शन पॉलिसीज बना लेता है जिसके कारण जितना मात्रा में हमको प्रोडक्ट चाहिए उससे कम हम नहीं बनाते हैं, जितना मात्रा में हमको चाहिए उससे हम ज्यादा नहीं बनाते। इसलिए लिखा है अंडर प्रोडक्शन, मतलब कम प्रोडक्शन आपका नहीं हो या ओवर प्रोडक्शन नहीं अराइजेस हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखिए, अगर आप अच्छे से फोरकास्टिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। आप हर जगह आप उस क्या बोले, उस सप्लायर को बोल दिए हैं कि देखिए हर 20 दिन के बाद हमको रॉ मटेरियल भेज दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 20 दिन के अंदर मेरा ये रॉ मटेरियल का जो क्वांटिटी है वो समाप्त हो जाएगा, तो आप उसको ऑर्डर पहले ही डाल देते। तो वही चीज बता रहा है कि रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स, मतलब हम कितना माल को बेच देंगे। आप कोई भी दुकान में अगर 10 मिनट के लिए खड़ा होंगे, किराना कोई भी दुकान में, तो वहां नोटिस करेंगे कि एक होलसेलर सब आता है, एक रिटेलर मतलब एक सेल्समैन आता है, और वो सेल्समैन क्या होता है, सारे सामान का लिस्ट बताते जाता है कि आपको इतना चाहिए क्या। तो वो दुकान वाला देख लेता है कि मेरे पास इतना क्वांटिटी बचा हुआ है, ये कितने दिन तक चल सकता है, तो उसी हिसाब से वो ऑर्डर लगा देता है। तो वही चीज यहां भी हो रहा है कि रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड सेल, मतलब हम कितना सेल आउट कर देंगे उस प्रोडक्ट को। साइज ऑफ इन्वेंट्री, मतलब जो गोदाम हम बना रहे हैं, जहां पर हम सामान को स्टोर करते हैं, सीधा भाषा में भंडारण। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है भंडारण। तो देखिए, हर एक कंपनी, दुनिया का कोई भी कंपनी जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, हर एक कंपनी इन्वेंट्री करती है, मतलब एक भंडारण रखती है। भंडारण किसका है, तो रॉ मटेरियल का हो सकता है। रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बना है आधा, उसको सेमी फिनिश प्रोडक्ट करें, उसका कर सकता है। और जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया है उसको पैकिंग करके हम उसको भी स्टोर कर सकते हैं, और तब फाइनली उसको डिस्पैच किया जाता है किसी भी होलसेलर या रिटेलर के पास। तो कह रहा है कि रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड सेल एंड साइज ऑफ इन्वेंट्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोरिंग कैपेसिटी कहते हैं। इन्वेंट्री का मतलब भंडारण होता है, हिंदी में भी इसको लिख लेंगे। एट लोएस्ट लेवल या इकोनॉमिकल, क्योंकि देखिए अगर आप रॉ मटेरियल ज्यादा मंगा लेते हैं, पैसा फंस गया। अगर आपका जो उस कंपनी के अंदर जो इन्वेंट्री करने का जो जगह है अगर वो छोटा है, तो आप नोटिस करेंगे कि आप सामान अगर बहुत जरूरत से ज्यादा मंगा लिए तो जितना प्रोडक्ट उसमें स्टोर होना था वो हो गया, बाकी बात आप उसको खुले में रख रहे हैं। हो सकता है उस खुले में रखने के कारण, मॉइस्चर के कारण, टेम्परेचर के कारण, बारिश के कारण वो प्रोडक्ट आपका खराब हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जो भी हम लोग रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल मंगा रहे हो वो किसी ना किसी आधार पर मंगाना है कि कितना हम सेल आउट कर देंगे, कितना प्रोडक्ट हम बना लेंगे, कितना मेरे पास स्टोरिंग कैपेसिटी है, जिससे कि मेरा ज्यादा से ज्यादा पैसा उसमें नहीं फंसेगा। नेक्स्ट है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन। अगर आप अच्छे से प्रोडक्शन फोरकास्टिंग करेंगे तो वहां पर आप नोटिस करेंगे कि आप हर एक मशीन का बेस्ट तरीका से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब आप अच्छे से प्लानिंग कर लिए हैं कि पहले मेरा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसके लिए कौन सा मशीन लगेगा, उसके बाद मेरा कौन सा मशीन में जाएगा, फिर नेक्स्ट कौन सा जाएगा। तो उससे फायदा क्या होता है
कि आपका जो मशीन है उसका आप उस तरह से यूज कर पाते हैं कि वो ज्यादा देर तक मशीन जो है बंद नहीं रहे, कंटिन्यूअस काम करते रहे। तो यही चीज बता रहा है कि द ऑपरेशन कैन बी सो प्लान, या द ऑपरेशन कैन बी प्लान, सो काट देंगे, द ऑपरेशन कैन बी सो प्लान्ड दैट द मशीन्स आर यूटिलाइज टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, कह रहा है कि आप इस तरह से फोरकास्टिंग कीजिए कि आपका जो मशीन है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके। मतलब आपका अगर मशीन ज्यादा देर तक काम करेगा तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, फिर मैन पावर प्लानिंग, ध्यान दीजिएगा, फिर आपको क्या करना है, मैन पावर प्लानिंग। अब अगर प्रोडक्शन फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो उसका मेन क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो मैन पावर प्लानिंग भी आपको करना है। एक्यूरेट फोरकास्टिंग हेल्प द मैनेजमेंट टू सेलेक्ट द करेक्ट मैन पावर रिक्वायरमेंट। मतलब अगर अच्छे से फोरकास्टिंग किया हुआ रहता है तो उससे फायदा क्या होता है कि आपको किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कितना इंप्लाई का जरूरत है, किस तरह का टेक्नीशियन का जरूरत है, किस तरह के इंजीनियर का जरूरत है, साथ ही साथ किस तरह के लेबर का जरूरत है, ये आपको पता होता है। और लास्ट है एक्यूरेट फोरकास्टिंग सेटिंग द प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट। अगर आप अच्छे से प्रोडक्शन फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या आपको होता है, तो सबसे पहला होता है कि आपको कितना प्रोडक्ट बनाना है और उसको कितना प्रोडक्ट को सेल आउट करता है, तो उसका एक टारगेट बना देता है कि हमको 1000 प्रोडक्ट बनाना है और इस 1000 प्रोडक्ट को हमको इतने साल तक में बेच देना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या कह रहा है, आपको पता चल गया कि प्रोडक्शन प्लानिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो यही मेन उद्देश्य है कि ये सब आपका जो है स्मूथली काम हो जाए। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐसा लगे कि हम जोड़ सकते हैं तो आप एकदम बेहिचक इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ फोरकास्टिंग इन सप्लाई चेन। मतलब सप्लाई चेन में क्या आपको रणनीति बनाना है। देखिए, सप्लाई चेन का मतलब होता है, सीधा भाषा में ये समझिए, चेन का मतलब होता है इनिशियल से फाइनल की ओर मिल जाए, तो उसको हम लोग चेन कह रहे हैं। जैसे अगर हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रॉ मटेरियल से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमको कार ही बनाना है तो कार बनाने के लिए हमको सबसे पहला क्या चाहिए, मेटल का सीट चाहिए, जिसको चदरा कहते हैं। तो मेटल का सीट होगा, फिर हम उसको क्या करेंगे, सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब उसको एक ढांचा में डाल के उसका बॉडी कवर बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग कंपनी से बहुत सारा प्रोडक्ट को अपने यहां पर मंगाएंगे, वो भी आपके सेमी फिनिश प्रोडक्ट के अंदर हो जाएगा। फिर उसको असेंबल करके हम कार बनाएंगे, फिर उस कार को बना के हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में सेल आउट कराएंगे, मतलब रिटेलर होलसेलर को देंगे, शोरूम वाले को देंगे, और वो फिर क्या करेगा, कस्टमर को देगा। तो इनिशियल प्रोडक्ट से जो फाइनल कंज्यूमर कस्टमर रहता है उस तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग सप्लाई चेन कहते हैं। जैसे अगर आपको बिस्किट खाना है तो आप नोटिस करेंगे कि जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी रहती है वो किसान से गेहूं को खरीद रही है। रॉ मटेरियल उसके लिए क्या हो गया, गेहूं हो गया या मैदा हो गया। अब वो उसका क्या कर रही है, अलग अलग तरह का प्रोसेसिंग कर रही है, फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट बना रही है। वो फाइनल प्रोडक्ट क्या कर रही है, रिटेलर को दे रही है, दुकान वाले को दे रही है। और दुकान वाले से कौन लास्टली खरीद रहा है, कंज्यूमर, हम लोग खरीद रहे हैं। तो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट जो कंज्यूमर तक के पास पहुंच रहा है उसके लिए जो भी चेन बना होगा वही आपका सप्लाई चेन हो जाता है। तो बता रहा है कि कोई प्रोडक्ट का आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने का जो प्रोसेस है, मतलब रॉ मटेरियल से फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए क्या क्या आप रणनीति बनाएंगे। बात समझ में आ गया। तो देखिए क्या कह रहा है, स्ट्रैटेजिक मतलब रणनीति, रोल ऑफ फोरकास्टिंग इन सप्लाई चेन, मतलब जो सप्लाई चेन है उसके लिए आप क्या क्या इंपॉर्टेंट रणनीति बनाएंगे जिससे कि आप अच्छे से भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि सप्लाई चेन कहते किसको है। तो कहता है ए सप्लाई चेन कंसिस्ट, मतलब किसी सप्लाई चेन में बहुत सारा चीज रहता है। तो ए सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, जिसको हम लोग नेटवर्क भी कहते हैं, इन्वॉल्विंग मेनी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहता है, समूह भी रहता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के मदद से हम उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। थ्रू विच द मटेरियल मूव फ्रॉम इनिशियल सप्लायर टू फाइनल कस्टमर। सप्लाई चेन का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके पास रॉ मटेरियल हो गया, तो रॉ मटेरियल क्या हो गया, देखिए गेहूं हो गया,
आटा हो गया, ये आपका रॉ मटेरियल हो गया। यहां से क्या किए आप, उसका पेस्ट तैयार किए, ठीक है। तो वहां से ये आपका पेस्ट हो गया, ये आपका पेस्ट हो गया। अब यहां से क्या हो गया, आपका बिस्किट यहां पर बन गया। अब बिस्किट जो बना तो उसको डायरेक्ट आप कस्टमर को नहीं देते हैं, तो वो किसको देते हैं या वो कहां करते हैं, तो वो स्टोर कर देते हैं स्टोरेज एरिया में, जिसको हम लोग वेयर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर सारा जो है कार्टून में सारा का सारा बिस्किट को आप पैक कर दिए। अब डिसाइड करेंगे कि हमको किस रीजन में, किस एरिया में वो भेजना है, तो उसके लिए आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, होलसेलर बनाए हुए, और फाइनली आप किसके पास आ गए, कस्टमर के पास आ गए। तो वही चीज बता रहा है कि ए सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर उससे कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर वो फिनिश प्रोडक्ट होगा, उसको स्टोर करेंगे, फिर होलसेलर को या रिटेलर को देंगे, और फिर लास्टली वो कहां आ जाएगा, कस्टमर के पास आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कस्टमर के पास आ जाएगा। तो क्या कह रहा है कि सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मेनी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच द मटेरियल मूव फ्रॉम द इनिशियल सप्लायर टू द फाइनल कस्टमर। एकदम क्लियर हो गया कि सप्लाई चेन किसको कह रहा है, कह रहा है कि द स्ट्रैटेजिक, मतलब जो हम रणनीति बना रहे हैं, या इसी को हम लोग कहीं कहीं स्टेप भी कह सकते हैं। तो द स्ट्रैटेजिक और स्टेप इन्वॉल्व इन द फोरकास्टिंग में vary from company to company because the nature of the business and the product are not similar for each company। क्या कर कि जो आप फोरकास्टिंग का रणनीति बनाएंगे सप्लाई चेन के लिए, वो हर एक अलग अलग कंपनी का अलग अलग होगा। कार वाले कंपनी का जो आपका रणनीति होगा सप्लाई चेन के लिए वो अलग होगा, मैगी बनाने वाले कंपनी का अलग होगा, बिस्किट बनाने वाले कंपनी का अलग होगा, दूध से प्रोडक्ट बनाने वाले कंपनी का अलग होगा, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज का अलग होगा। इसका मतलब है कि हर एक कंपनी का जो स्ट्रैटेजिक होगा फोरकास्टिंग करने का, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। जनरली हम लोग कुछ कॉमन पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है, ठीक है, आगे कह रहा है कि मार्केट कंडीशन ऑल्सो वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। और बहुत सारा मार्केट कंडीशन के आधार पर भी आपको स्ट्रैटेजी अलग अलग तरह का बनाना होता है उस प्रोडक्ट के लिए। क्लियर हो गया। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, मतलब आप क्या कर रहे हैं सप्लाई चेन में मतलब रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट जो कस्टमर को मिल रहा है, वहां तक का जितना भी सीरीज होगा, वहां तक का जितना भी नेटवर्क होगा, उसके लिए आप रणनीति बना रहे हैं और उसके लिए ही आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या कर रहा है, सेलेक्ट द बेस्ट सप्लायर। ध्यान से सुनेंगे, क्या कह रहा है, सेलेक्ट द बेस्ट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहला यही रणनीति बनाना है कि आपको वैसे सप्लायर को सेलेक्ट करना है जो बहुत ही भरोसेमंद हो, जो आपको प्रोडक्ट जो है ना, मतलब रॉ मटेरियल काफी सस्ते रेट पर दे दे और प्रोडक्ट टाइमली आपको पहुंचा भी दे। तो क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द बेस्ट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का बेस्ट सप्लायर को आप देखिए, या अगर मान लीजिए कोई सेमी फिनिश प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, नट बोल्ट मंगा रहे हैं, मान लीजिए आप कार बना रहे हैं, तो कार बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, चदरा चाहिए, मेटल का सीट चाहिए, साथ ही साथ उसमें बहुत सारा कंपोनेंट चाहिए। तो वो सारा कंपोनेंट किसके अंदर आ जाएगा, सेमी फिनिश प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि सेलेक्ट द बेस्ट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम विच फाइनल प्रोडक्ट विल बी मैन्युफैक्चर। तो सबसे पहला जो स्ट्रैटेजिक बनाना है किसका, सप्लाई चेन में फोरकास्टिंग का जो भविष्यवाणी करना, वो करना है। क्या करना है कि आपको पहला वैसे सप्लायर को सिलेक्ट कर लेना है जो आपका रिलायबल हो, मतलब भरोसेमंद हो, जो आपको टाइमली प्रोडक्ट को दे दे, तो रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश प्रोडक्ट आसानी से आपको प्रोवाइड कर दे। तो ये पहला काम यही करना है। ऐसे भी आप नोटिस करते हैं कोई भी कंपनी या इवन आप भी वैसे दुकान से ज्यादा सामान परचेस करना चाहते हैं जो भरोसेमंद हो, मतलब आप उसको फोन कर दिए वो आपके घर तक पहुंचा दिया, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल, जिसको हम लोग, इन्वेंट्री का मतलब भंडारण, तो प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल दैट इज कॉल्ड स्टोरिंग एरिया फॉर रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फिनिश प्रोडक्ट, दैट इज एक्यूरेट फोरकास्टिंग डिटरमाइन इन्वेंट्री लेवल इन द सप्लाई चेन। देखिए क्या बता रहा है कि हम बार बार आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट को
अपने कंपनी में ज्यादा स्टोर करके नहीं रखिए। जैसे अभी आप नोटिस कर रहे हैं कि विंटर का सीजन है, तो बहुत सारी दुकान में सेल लगा हुआ है, 50% ऑफ, 60% ऑफ, फ्लैट 40% ऑफ। इसका मतलब है कि वो जो कंपनी है ना, जो भी ब्रांड का कंपनी होगी, वो जानती है कि अगर इस मतलब वुलन का जो भी कपड़ा है, जैकेट है, अगर इसको हम लोग फिर नेक्स्ट सीजन के लिए, मतलब नेक्स्ट जब ठंडा आएगा तब तक के लिए अगर स्टोर करके अपने गोदाम में रखेंगे, तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को चूहा काट दे। उस प्रोडक्ट में मॉइस्चर के कारण, टेम्परेचर के कारण, वेदर के कारण हो सकता है उसका लेदर या जो भी उसका फाइबर होगा या फैब्रिक जिस भी मटेरियल से बना होगा वो खराब हो जाए। मेंटेनेंस मतलब उसको रख रखाव का जो खर्च आ गया वो काफी ज्यादा आएगा। तो इसलिए हर एक कंपनी क्या करती है, उतना ही प्रोडक्ट बनाती है जितना कि आसानी से स्टोर किया जा सके। अगर जरूरत से ज्यादा स्टोर हो जाता है तो साल भर उसको रखने का जो खर्च होता है ना, पता चलता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने से भी ज्यादा रखने का खर्च होता है। इसलिए आप नोटिस करते हैं कि बहुत सारे अभी ब्रांड में आपको सेल मिलता है, तो वही इसीलिए मिलता है कि वो जो दुकान है उसके पास उतना बड़ा एरिया नहीं कि उसको स्टोर करे। तो जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है वो उसको बोलता है कि नहीं, आप उतना परसेंटेज में बेच दीजिए जिससे कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट निकल जाए, मतलब जितना भी बनाने में खर्च आया, जितना भी आपको प्रॉफिट, मतलब हल्का सा प्रॉफिट लेके आप उसको बेच दीजिए। तो यही चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक कंपनी ये डिसाइड करती है कि प्रॉपर इन्वेंट्री हो, मतलब जितना जरूरत है हम उतने ही सामान का स्टोर करें, चाहे रॉ मटेरियल का हो, चाहे इंटरमीडिएट गुड्स का हो या फाइनल प्रोडक्ट का। क्लियर एकदम। नेक्स्ट है डिसाइडिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। अब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी सप्लाई चेन है आपका, तो उसमें यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कौन सा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को करेंगे। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कन्वर्ट इनपुट लाइक मटेरियल, लेबर, कैपिटल इनटू टेंजेबल आउटपुट। देखिए यहां पर टेंजेबल आउटपुट का मतलब होता है कि जो चीज, जो भी प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, जिसको आप महसूस कर रहे हैं, वो सारा टेंजेबल आइटम के अंदर आता है। जैसे कार है जो दिख रहा है, टेंजेबल आइटम। बिस्किट है, दिख रहा है, टेंजेबल आइटम। तो इसको कहते हैं टेंजेबल आइटम। या इस और दूसरा होता है इनटेंजेबल, मतलब जो प्रोडक्ट किसी रूप में है ही नहीं, वो किस रूप में है, सर्विसेज के रूप में है। जैसे हम लोग आपको क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कोई चीज आपको नहीं दे रहे, हम लोग सर्विसेज कर रहे हैं। आप सलून गए तो सलून वाला आपको क्या किया, सर्विसेज प्रोवाइड किया। तो ये जो बिजनेस होता है ये इंटेंजेबल होता है, मतलब प्रोडक्ट नहीं है, जो सेवा आपको दे रहा है उसकी जगह आपको पैसा मिल रहा है। पर किसी प्रोडक्ट जो आपको दिख रहा है उसको बेच के हम पैसा ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजेबल। आया बात समझ में? तो कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कन्वर्ट इनपुट लाइक मटेरियल, लेबर, कैपिटल, कैपिटल का मतलब पैसा, इनटू किस में, टेंजेबल आइटम। अब समझ में आ गया कि किसी प्रोडक्ट के रूप में हो। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, अब अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हो सकता है हम फॉर्मिंग प्रोसेस यूज करें, जिसमें कास्टिंग करें। कास्टिंग में क्या होता है, मेटल को पिघला दिया जाता है और उसी तरह का ढांचा रहता है, उसमें उसको डाल दिया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, ढांचा को अलग कर दिया जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है, तो वो कास्टिंग हो गया। हो सकता है गरम कर दे, मेटल को गरम करके और किसी शेप के अंदर उसको डाल के उसका शेप फॉर्मेशन दे दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्जिंग कहते हैं। फिर एक्सट्रूजन, यहां पर EX होगा, EXTRUSI, एक्सट्रूजन। जैसे अगर आप टूथपेस्ट देखे होंगे तो जो टूथपेस्ट बनाने का प्रोसेस होता है ना, वो एक्सट्रूजन प्रोसेस के अंदर आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने का कौन कौन सा तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर बोला है डिसाइडिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। ठीक है, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस सप्लाई चेन में आपको ये याद रखना है कि क्या क्या आप रणनीति बना सकते हैं। तो पहले ही आपको डिसाइड होना चाहिए कि हम किस ऑपरेशन से ये सब प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक है, मशीनिंग प्रोसेस के अंदर आ जाएगा रिमूव द मेटल। तो ये सब थोड़ा बहुत इस बात को लिख देंगे कि डिसाइडिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड में हम मैन्युफैक्चरिंग किसको कहते हैं, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, वो सब थोड़ा बहुत आप उसके बारे में लिख देंगे। तो मशीनिंग प्रोसेस का मतलब होता है रिमूव द मेटल फ्रॉम द वर्कपीस ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन। अब उसमें टर्निंग कीजिए, ड्रिलिंग कीजिए, बोरिंग कीजिए, मिलिंग कीजिए, ग्राइंडिंग कीजिए, या हो सकता है ईडीएम का आप यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिस्चार्ज
मशीनिंग, उसका यूज करके मेटल को रिमूविंग कर रहे हैं। फिर असेंबलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, ब्रेजिंग कर रहे हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं, रिवेटिंग मार रहे हैं, मतलब मेटल को ज्वाइंट करने का ये सब तरीका होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो सप्लाई चेन यूज कर रहे हैं, किसका सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाना, फाइनल प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट को कहां देना है, कस्टमर को देना है। तो इसके लिए आप क्या क्या रणनीति बना रहे हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बना रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहां तक तो दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आज के डेट में हो गया कि सप्लाई चेन में आपको उसका एडवर्टाइजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। जो प्रोडक्ट नया आ रहा है उसका आपको क्या करना है, प्रमोशन भी करना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखते होंगे अभी नया कोई मूवी आता है तो उसका जो हीरो रहता है, एक्ट्रेस जो रहती है, वो क्या करती है, अलग अलग जगह जाके उसका प्रमोशन करती है, उसका प्रचार करती है। इवन आप देखेंगे कि अगर कोई प्रोडक्ट आता है तो उसको सोशल मीडिया पर या बड़ा बड़ा बैनर बना के, पोस्टर बना के उसका प्रचार किया जाता है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट को और बेचा जा सकता है। मतलब आपका जो सप्लाई चेन है उसको, कस्टमर को हम ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकते हैं। तो अभी वो क्या कर रही है, हर एक कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसका वो लोग क्या कर रही है, एडवर्टाइजमेंट भी काफी ज्यादा। अब कोचिंग का ही एग्जांपल देखिए ना, बहुत सारा कोचिंग है, मैक्सिमम कोचिंग आपका प्रचार कर रहा है। अभी तो आपका भारत सरकार भी आप रोक लगा दी है कि कोई भी कोचिंग गलत प्रचार नहीं कर सकता है, ठीक है। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो रोक लगा दी है। जैसे कुछ बोलता है कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन यहीं से हो रहा है, 100% सिलेक्शन का गारंटी लेते हैं, तो ऐसे जो स्लोगन सब लिखा रहता है उसको क्या कर रही है हाईकोर्ट, अब रोक लगा दी है। आप क्यों इस तरह लिख रहे हैं, जिससे कि बच्चा भ्रमित हो रहा है। तो वही चीज बता रहा है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको आप बेच रहे हैं तो उसमें एक ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आप उसका अच्छे से मार्केटिंग कीजिए, आप उसका अच्छे से एडवर्टाइजमेंट कीजिए, उसका अच्छे से प्रमोशन कीजिए, जिससे कि हर एक कस्टमर तक वो प्रोडक्ट आपका पहुंच सके, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है अपने प्रोडक्ट को बेचने का। और आज के डेट में आप नोटिस करते हैं जो आपका दिखता है वही बिकता है। जितना आप ज्यादा प्रचार कीजिएगा आज के डेट में वही उतना ज्यादा प्रोडक्ट आपका बिक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर। अब ये भी याद रखना है कि जो भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है वो डायरेक्ट किसी कस्टमर को नहीं बेचती है। वो क्या करती है, अपने फिक्स एरिया में, मतलब अपने रीजन में, जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो आपका जो है प्रोडक्ट बना रही है, अब कार बना रही है, बिस्किट बना रही है, या आपका कॉस्मेटिक सामान बना रही है, या किसी भी तरह का, या आपका कपड़ा ही बना रही है, तो आप नोटिस करते हैं कि वो क्या करती है, अलग अलग जगह में अपना होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, वो चाहती है कि हम डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील नहीं करें, तो वो क्या करता है, बड़ा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बना देता है। बोलता है कि आप इसका डिस्ट्रीब्यूटर लीजिए, मतलब एक फिक्स अमाउंट में वो पैसा ले लेती है उस मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से, और उसको प्रोडक्ट दे देती है। बोलती है कि आप इसको बेचिए, आराम से बेचिए, जब पूरा इसका सेल आउट हो जाएगा तो हमको इसका जितना भी हम आपका प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है वो हमको दे दीजिए, बाकी बात प्रॉफिट आप रख लीजिए, या जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगा और थोड़ा मेरा जो प्रॉफिट है वो हमको दे दीजिए, बाकी बात आप रख लीजिए। ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, अलग अलग रीजन में, अलग अलग जगह में होलसेलर बना देता है कि ठीक है हम तुमको ये माल दे देंगे। अब होलसेलर वाला क्या करता है, छोटा छोटा जो दुकान रहता है उसको दे देता है, जिसको हम लोग रिटेलर कहते हैं। तो यही चीज याद रखना है कि अगर सप्लाई चेन को बहुत स्मूथली रखना है तो आपको पहले ये भी देख लेना है कि प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर। अगर अच्छे से ये डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर आपका सेलेक्ट हो गया तो आपका प्रोडक्ट आसानी से बिकवा सकता है, क्योंकि जो कंपनी है ना उसको डायरेक्ट पता नहीं रहता है मार्केट के बारे में कि इस जगह का मार्केट किस तरह का है, पर वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रहता है उसको पता होता है और उस तरह से वो प्रोडक्ट को बिचवा सकता है। नेक्स्ट है इंप्रूव क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्ट। अब ये याद रखना है कि सप्लाई चेन में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट बिक रहा है या जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में उसको सेल आउट कर रहे हैं तो उसका रिव्यू भी देखना है कि कस्टमर उसका कैसा रिव्यू देता है। अगर उसमें किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो इंप्रूवमेंट भी करना है, और यह भी देखना है कि उस प्रोडक्ट का क्या इफेक्टिवनेस है, क्या असर है। उसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन चेन में कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग करना है या प्रोडक्ट प्रोसेस में चेंजिंग करना है।
फिर नेक्स्ट है सेलेक्ट द बेस्ट एंड चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। अब क्या बताएं कि जो प्रोडक्ट आपका रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है और फाइनली कस्टमर के पास जा रहा है, तो रॉ मटेरियल को मंगाना, फिनिश प्रोडक्ट को होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ेगा। चाहे बस से भेजिए, ट्रक से भेजिए, आप ट्रेन से भेजिए या शिप से भेजिए, तो आपको चेक करना है कि कौन सा सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हमको मिलेगा। अब बड़ी बड़ी कंपनी को सोच के देखिए ना, विदेश से अगर बहुत सारा सामान अपने देश में आता है तो आप नोटिस करेंगे शिप से वो भेजता है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आ जाए। फिर वहां से ट्रेन से भेजता है, ट्रक से भेजता है। तो ये आपको देख लेना है, सिलेक्ट द बेस्ट एंड चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। लास्ट क्या है, प्लानिंग फॉर मार्केटिंग न्यू प्रोडक्ट, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यह भी ध्यान देना है कि आपको जो फोरकास्टिंग करना है सप्लाई चेन में, यह भी देख लेना है कि आपका जो कंपनी है वो नया प्रोडक्ट बनाए, उस नया प्रोडक्ट को बनाने के लिए नया नया जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, मशीन यूज हो रहा है, साथ ही साथ वो प्लांट को भी वो क्या करे, एक्सपेंड करे। तो ये भी काम आपका होना चाहिए। तो यहां पर क्या बता रहा है कि और क्या रणनीति होना चाहिए सप्लाई चेन को और स्ट्रांग बनाने के लिए, तो नया नया प्रोडक्ट बनाइए, उसके लिए नया नया टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, मशीन यूज कीजिए और अपने कंपनी को विस्तार कीजिए। रिलायंस देखते हैं, एक प्रोडक्ट पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाती थी, पर आज के डेट में वो हर एक फील्ड में आ गई है, हर एक जगह में वो उसका प्रोडक्ट अब बिक रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो क्या करे, सीमित नहीं रहे, अलग अलग सप्लाई चेन वो देखो अपना बढ़ाते जा रहा है। पहले वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आई थी, उसके बाद आज के डेट में वो कम्युनिकेशन में आ गए, हर एक ब्रांड में आ गए, कपड़ा से लेके ज्वेलरी से लेके हर एक प्रोडक्ट में वो क्या कर रही है, अपने सप्लाई चेन को बढ़ा रही है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फोरकास्टिंग का सप्लाई चेन में क्या रणनीति हम लोग बना सकते हैं। देखिए, आपको सप्लाई चेन का भविष्यवाणी करना है कि हम कैसे रॉ मटेरियल से कस्टमर तक को फाइनल प्रोडक्ट भिजवा सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या रणनीति बनाएंगे। तो यहां पर कुछ आपको बताया गया कि सबसे पहला आप वैसे सप्लायर को खोजिए जो आपका रॉ मटेरियल सेमी फिनिश प्रोडक्ट एकदम टाइमली पहुंचा दे, कम रेट में पहुंचा दे, तब उससे क्या होगा कि आपका सप्लाई चेन बहुत अच्छे से काम करेगा। दूसरा आपको क्या बताया, दूसरा आपको बताया कि प्रॉपर इन्वेंट्री भी आपको देख लेना है कि आप सामान को, जैसे अभी बहुत सारा कंपनी फ्लिपकार्ट सब है, जो भी ऑनलाइन कंपनी है, वो सब क्या किए, अपना बहुत बड़ा बड़ा इन्वेंट्री बनाए, भंडारण बनाए। अब वो क्या किया, अलग अलग कंपनी से प्रोडक्ट को मंगा लिए, वैसे प्रोडक्ट को वो ज्यादा इन्वेंट्री कर रही है जिसका कस्टमर ज्यादा डिमांड करता है। कुछ प्रोडक्ट वैसा रहता है जिसका इन्वेंट्री वो लोग क्या करती है, कम करती है। तो प्रॉपर इन्वेंट्री भी होना चाहिए सप्लाई चेन को स्मूथली बनाने के लिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आप देख लीजिए कि कौन से मैन्युफैक्चरिंग से आप प्रोडक्ट को बनाइएगा जिससे कि आपका प्रोडक्ट आसानी से मार्केट में आ सके, सप्लाई चेन स्मूथली चल सके, वो भी आपका हो गया। फिर प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, सामान को एकदम पूरा एडवर्टाइज कीजिए, पूरा प्रचार कीजिए, जिससे कि हर एक कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट जो है वो पहुंच सके। फिर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर, अच्छे से आप डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को सिलेक्ट कीजिए जिससे कि वो आपके माल को, आपके प्रोडक्ट को अच्छे से बेचवा सके। कंपनी डायरेक्ट कभी नहीं बेचती है, ये पहले याद रखिएगा, वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के मदद से ही प्रोडक्ट को बेचती है। उसके बाद इंप्रूव क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट, अगर जरूरत पड़े तो आप अपने प्रोडक्ट में किसी तरह का इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं सप्लाई चेन को स्मूथ बनाने के लिए, तो आप करवा सकते हैं। सेलेक्ट द चीपेस्ट एंड बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्रोडक्ट को आसानी से स्मूथली आप पहुंचा सके, सप्लाई चेन को कंटिन्यूअस रख सके, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी आप अच्छा से, तो ये सब कुछ रणनीति बनाना है जिससे कि आपका जो सप्लाई चेन है वो स्मूथली काम कर सके। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।